हेलो एवरीवन, आप सबका एडु गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम अपनी डॉक्ट्राइन की सीरीज को आगे लेकर जाएंगे और आज हम डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, जिसको हम सेपरेटिबिलिटी भी कहते हैं, जिसपे हमने रीसेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी का केस भी पढ़ा था। एंड मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स पढ़ेंगे। एंड डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स में आप सबको पता है कि जो लास्ट हमने सेवरेबिलिटी वाला केस डिस्कस किया था कि पूरे के पूरे लॉ को हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करेंगे, रेदर थोड़े से पार्ट को जो भी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है उसको हम सेपरेट कर देंगे। अब डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स में अगर जो फंडा आएगा सबसे पहले, तो यू शुड नो दैट व्हाट इज आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 इसमें यूज होने जा रहा है। एंड आर्टिकल 13 के भी अगर मैं आपको कहूं तो 13 का क्लॉज 1 एंड 13 का क्लॉज 2। 13 का क्लॉज 1 क्या कहता है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल। एंड 13 का 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। ये आप सबको पता हो। एंड इसके बाद तीसरी डेट आपको पता हो 26 जनवरी 1950, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट दैट इज केम इनटू एन एक्शन आ जाता है। नाउ कम टू द मेन पिक्चर। अब 13(1) क्लॉज 1 कहता है कि भाई जो ब्रिटिशर थे जब चले गए तो उनके कुछ लॉज भी चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 150-200 साल वो राज करके गए हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने बहुत सारे लॉ लेकर आए हैं। एंड वो लॉ हमें नहीं पता कि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं, फंडामेंटल राइट से इनकन्फर्मिटी है, या फंडामेंटल राइट को वो एब्रोगेट कर रहे हैं। इसी के लिए हमारे पास आर्टिकल 13 क्लॉज 1 आता है कि कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आने से पहले कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है, फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, दैट वुड बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द जुडिशरी। while 13 clause 2 says the post constitutional laws जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहे हैं उसको यहां पर नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दैट्स इट, दैट्स कॉल्ड अ डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स को अब यहां से डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको ये दोनों आर्टिकल्स पता हो। एंड इसी के अंतर्गत आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो है कॉन्सेप्ट हम अलग से डॉक्ट्राइन भी करेंगे, बट जुडिशियल रिव्यू यही है दैट जुडिशरी विल चेक द वैलिडिटी ऑफ द लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। Now, let's come to the main picture. अब जो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स है, इट इज एप्लीकेबल व्हेन द लॉ एक्ट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स। क्वाइट ऑब्वियस है, ये तो दिया ही हुआ है। इन सच केस द फंडामेंटल राइट ओवरशैडो द लॉ एंड मेक्स इट अनइन्फोर्सेबल बट नॉट वाइड ab initio। ab initio का मतलब होता है सिंस द स्टार्टिंग, भाई पहले दिन से ही उसको कैंसिल नहीं करेंगे। इसको और अगर मैं लीमैन अप्रोच में आपको समझाऊं तो मान लो कि यहां पर दिस इज कॉल्ड अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। एंड इसके पास की ये चीज जो है, ये दिस ये लॉ है। मान लेते हैं कि ये जो लॉ था ये फंडामेंटल राइट के यहां पर अगेंस्ट था, फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट कर रहा था। तो इस केस में फंडामेंटल राइट इस पार्ट को ओवरशैडो कर लेगा एंड इस पार्ट को यहां पर हम अलग से रख लेंगे एंड उसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स में चेंज करेंगे सो दैट ये वाला पार्ट भी इनकन्फर्मिटी हो जाए विद द फंडामेंटल राइट, बट उसको इनिशियल पॉइंट से हम कैंसिल नहीं करेंगे। डन। एंड इट इज ओनली अगेंस्ट द सिटीजन दैट द लॉ रिमेन इन अ डोरमेंट कंडीशन बट रिमेन इन ऑपरेशन एज अगेंस्ट द नॉन सिटीजन हु आर नॉट इंटाइटल्ड टू दिस। भाई पूरा का पूरा कैंसिल नहीं हुआ, बट हमने इसको क्या कर दिया, यहां पर नॉन ऑपरेशनलाइज कर दिया, नॉन ऑपरेशनलाइज कर दिया। एंड उसकी इक्लिप्स, उसकी एक शेडो, फंडामेंटल राइट ने उसको ओवरशैडो कर दिया। जैसे ही वो इनकन्फर्मिटी विद द फंडामेंटल राइट हो जाएगा वो दोबारा से वापस आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड अ डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, भाई ये लगेगा कहां कहां पर। जैसे हमने पढ़ा दैट इज आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है। आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है। तो अभी तक ये है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स है वो खाली प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे ही लगेगा दैट वर वैलिड एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन। भाई जब वो हुआ था तब उस टाइम पे वो ठीक थे, बट हमने बाद में आजादी के बाद 1950 के बाद देखा कि नहीं, वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है। तो हमने क्या करा, उसको उस टाइम के लिए यहां पर नॉन ऑपरेशनलाइज कर दिया, उसको बिल्कुल कैंसिल नहीं करा। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे नहीं लगेंगे। दैट मीन्स कि 26 जनवरी 1950 इसके बाद ये नहीं लगेंगे। द इम्पंज्ड लॉ मस्ट बी वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड देन ओनली इट कैन बी हिडन और इक्लिप्स्ड। भाई अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा होगा
तभी वो हिडन और इक्लिप्स होगा, अदरवाइज ओवरशैडो नहीं होगा। अब 26 जनवरी 1950 को, अब आप सबको पता है कि ऑलमोस्ट 150 से 200 साल अंग्रेज राज करके गए, बहुत सारे हमारे पास लॉ थे। तो उस टाइम पर पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं थी कि वो हर एक लॉ को पढ़े एंड पढ़ने के बाद उसकी वैलिडिटी को चेक करे। इसलिए जैसे धीरे धीरे पता लगता जा रहा था, उसके ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स लगती जा रही थी। Now, the law that turns out to be violative of Part 3 does not become a nullity but remain unforceable. मतलब यहाँ पर क्या होता है, वो unforceable हो जाता है, बट यहाँ पर वो पूरा का पूरा वो नहीं कैंसिल होता। If the fundamental right that is violated by the impunged law is amended in the future, it becomes operative. भाई एट प्रेजेंट हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट आ रहा है, हमने उसको हटा दिया, बट इन फ्यूचर जैसे ही लगा कि वो फंडामेंटल राइट की इनकन्फर्मिटी आ रहा है, हमने उसको दोबारा से जिंदा करा एंड ऑपरेशनलाइज कर दिया। डन नाउ, अब ये सबसे पहले हमारे पास बेकाजी नारायण केस में आता है, जहां पर सेंट्रल प्रोविंस और बेरार मोटर व्हीकल 47 प्रोविंशनल स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है टू टेक द एंटायर मोटर ट्रांसपोर्ट, बट देयर वाज अ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 119G। 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसका ये वायलेटिव हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा यहाँ पर कि इस इंपंज लॉ को उस टाइम के लिए इक्लिप्स कर दिया, और ये कहा कि जब ये बाद में 191G को यहाँ पर कंफर्मिटी कर देगा, उस टाइम पर हम इसको दोबारा से ऑपरेशनलाइज कर देंगे। ये बेकाजी नारायण केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है एज फार एज द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इज कंसर्न्ड। Now, it is contained in 13(1) of the Indian Constitution. It does not apply to the post-constitutional laws. भाई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में ये कहीं पर भी नहीं लगेगा, खाली प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे लगेगा, दैट इज आर्टिकल 13 क्लॉज 1। एंड उसके बाद हमने देखा कि वो उस टाइम के लिए खाली नॉन ऑपरेशनलाइज होगा, बट उसका एंड नहीं होगा। दैट मीन्स जैसे ही बाद में वो फंडामेंटल राइट्स की इनकन्फर्मिटी आता है, उस टाइम पर उसको दोबारा से जिंदा कर दिया जाएगा, अदरवाइज उस टाइम तक के लिए उसकी शेडो को यहां पर इक्लिप्स अलग से रख दिया जाएगा। तो आपको बेकाजी नारायण केस पता हो। सेवरेबिलिटी को अगर मैं कहूं, तो अगर ये पूरा का पूरा केस था, अगर ये पार्ट हमने देखा फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट जा रहा है, तो इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। इसमें खाली अभी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज उसको खाली नॉन ऑपरेशनलाइज करा है, यहाँ पे अलग से रखा है, एंड बाद में जैसे ही फंडामेंटल राइट्स के फेवर में आता है इन कन्फर्मिटी, उसको दोबारा से जिंदा कर दिया जाता है। So that was all about the doctrine of eclipse is concerned. So अब हमारे ऑलमोस्ट यहाँ पर 6 से 7 डॉक्ट्राइन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, एंड धीरे धीरे करके हमारी 4-5 डॉक्ट्राइन और हैं, और हमारी पूरी डॉक्ट्राइन की सीरीज इसमें कवर हो जाएगी। एंड इससे रिलेटेड कोई भी अगर करंट अफेयर्स में चलेगा डॉक्ट्राइन, तो हम उसको भी डिस्कस करते रहेंगे। जैसे कि हमने देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का यूज हुआ, अभी हम डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर पढ़ेंगे, जो कि रिसेंट अभी केरला की वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट उसमें यहाँ पर न्यूज में आया था। So with these words, I conclude my today's session. Take care. Jai Hind.